स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए एकेडमी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है प्रत्येक दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है साइंस का डिस्कशन करते हैं। तो इसी कड़ी में हम जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे साइंस फिजिक्स का पार्ट फिफ्थ। क्लियर? पार्ट फिफ्थ में जो है मोस्टली जो तरंग से संबंधित है, लोलक से संबंधित है, इनका हम जिक्र करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे पल पल की जो साथ में उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिसकी पल पल का जो नोटिफिकेशन हो और जो अपडेट हो तुरंत आप तक पहुंच सके। आइए जो है क्वेश्चनों को लगाना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। पहला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो ये बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत इजीली आप जो है इसको कैलकुलेट या निकाल सकते हैं। अगर हम फार्मूला की बात करें तो टी बराबर 2π√L/g होता है। कोई भी चेंज अगर आप करेंगे लंबाई या ग्रेविटी में, तो किसी भी सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो उसकी प्रभावी लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करता है। अगर आप इसका द्रव्यमान बढ़ा देंगे या तापमान बढ़ा देंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो इसमें स्ट्रिंग लगी हुई है, जो इसमें डोरी लगी हुई है, वो क्या है, ताप, दाब व अन्य जो राशियाँ हैं उससे जो है अनइफेक्टेड हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप टेम्परेचर बढ़ा दें और वो क्या हो जाए, प्रभावी लंबाई उससे घट जाए, तो उस पर स्वाभाविक है इफेक्ट तो पड़ना ही है। तो अगर आप फार्मूले की बात करें तो टी बराबर 2π√L/g, ये रूट में सभी चेंज होंगे। अगर आप लंबाई में क्या करते हैं, 4% की वृद्धि करते हैं, तो ये जो रूट बाहर में निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2%। 4% की अगर आप लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसके आवर्तकाल में कितना वृद्धि हो जाएगा, 2%। अगर आप ग्रेविटी में 4% की वृद्धि करते हैं, अगर ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2%। यानी कि 50% की क्या हो जाएगी, सीधी सीधी कमी हो जाएगी। आधी प्रतिशत क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो किसी सरल लोलक की आवर्तकाल 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किन राशियों पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। यही कारण है कि अगर आप पहाड़ों पर किसी लोलक को लेकर जाएंगे, कहाँ पर लेके जाएंगे, पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर क्या होता है कि जी का मान क्या होता है, घट जाता है। जी का मान क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घट जाता है। और भूमध्य रेखा पे क्या होगा, न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इतना आपको पता ही होगा। तो टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। जब आप पहाड़ पर या गहराई पर गए हैं या समुद्र के नीचे अब समुद्र में गए हैं तो उस कंडीशन में जी क्या होगा, कम हो जाएगा। और किसी भी राशि का अगर हर कम होता है तो पूरी राशि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लोलक क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ये लोलक घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पार्श्व विकृत तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉसो अनुपात बोलते हैं। अगर आप विकृत की बात करेंगे तो किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है और उसकी मूल लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, विकृत बोलते हैं। तो चेंज कितना हुआ है, अगर हम मानते हैं कि ये कोई रबड़ है, इसको हम खींचते हैं बाहर की ओर, तो इसकी लंबाई में कितना वृद्धि हो जाती है, इतनी वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है, स्मॉल एल। पहले कितना था, कैपिटल एल। तो वृद्धि कितनी हुई, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। इसका जो अनुपात है उसे क्या बोलेंगे हम, विकृत बोलेंगे। विकृत की कोई बीमा नहीं होती है। और प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, F/A। किसी वस्तु की अनुप्रस्थ परिच्छेद पर बल लगाने पर, किसी वस्तु की अनुप्रस्थ परिच्छेद पर जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। अगर आप बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक की, प्रत्यास्थता गुणांक,
ये सब मोस्टली इंटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पॉलिटेक्निक और जो आपके एकेडमिक एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इस सभी में भी पूछ ली जाती है। प्रत्यास्था गुणांक की अगर आप बात करेंगे तो ये इसका जो अनुपात होता है वो विकृति बटे प्रतिबल होता है। अगर आप यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करेंगे तो यंग प्रत्यास्था गुणांक की कंडीशन में क्या होता है, लंबाई की हम बात करते हैं, तो इस कंडीशन में अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुप्रस्थ प्रतिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप सब नोट करते हुए चलिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण है, तो वर्षा की अगर कोई भी, जैसे हम बात करते हैं आकाश की, जो बादल की बात करते हैं, यहाँ पे ये कोई भी बूंद वास्तव में गोलाकार नहीं होती है, ये पॉइंट्स डॉट डॉट के रूप में होती है, और जब ये नीचे गिरती है तो क्या होता है, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, गोलाकार की हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, यही पूछ रहा है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, सतही तनाव। क्लियर, क्या हो जाएगा, सतही तनाव। और इस सतही तनाव क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर F बटे L होता है। क्लियर, न्यूटन बटे मीटर होता है। किसका किसका मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हम जो मोस्टली डिस्कशन का प्रयास करते हैं वो आपके एग्जाम के इर्द गिर्द ही करते हैं, जिससे पूरी तरह आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और लिंकअप मेथड से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो प्रत्येक जो स्वतंत्र सतह है, प्रत्येक जो जल की स्वतंत्र सतह है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, गोलाकार की होती है। इतना आपको पता होगा। प्रत्येक जो स्वतंत्र सतह है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, किस आकार में ढलने की होती है, गोलाकार की आकार में ढलने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तेल दीप की बत्ती में तेल किस प्रकार ऊपर चढ़ता है। अगर आप तेल दीप की बात करेंगे, या हम बात करें कि अगर ये क्या है, जल की सतह है, इसमें हम कोई पाइप डालते हैं तो क्या होता है कि इसका जल का जो सतह है वो उस पाइप में ऊपर चढ़ जाती है, जबकि जो जल की मूल सतह है वो नीचे रहती है। तो इन सभी का जो कारण होता है वो क्या होता है, कोशिका क्रिया के कारण, जिसे क्या बोलते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, केशिकात। केशिकात, क्लियर है, केशिकात। अगर पारे की आप बात करेंगे, पारे की सतह है, इसमें आप नली को डालेंगे तो इसमें जो पारे का द्रव है वो ऊपर न चढ़ के क्या होगा, नीचे चढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि बल नीचे की ओर लगेगा। तो ये भी किसका उदाहरण है, केशिकात का। ये भी किसका उदाहरण है, केशिकात का। अगर आप बात करेंगे जैसे कोई खेत है, तो खेत में क्या होता है कि केशिका बन जाती है, छोटी छोटी नलियाँ बन जाती है, इसमें जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जुताई करने पे ये जो केशिका नली बनी है छोटी छोटी, वो टूट जाती है, इसलिए पानी क्या होता है, ऊपर तैरता है। जुताई कराने का मेन उद्देश्य यही होता है। और जो आपका जो चिराग होते हैं उसमें जो मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, उसका कारण भी क्या होता है, केशिकात का होता है, केशिकात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सैन्यता की इकाई है, तो सैन्यता की इकाई क्या हो जाएगी, पॉइज। तो सैन्यता क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी द्रव बह रहा है, फ्लो हो रहा है, अगर कोई भी द्रव फ्लो हो रहा है तो द्रव की विभिन्न परतों के मध्य, द्रव के विभिन्न परतों के मध्य क्या लगता है, घर्षण लगता है। द्रव की विभिन्न परतों के मध्य क्या लगता है, घर्षण लगता है। तो इसी घर्षण बल को क्या बोलते हैं, श्यान बल। श्यान बल बोलते हैं। जितना ज़्यादा घर्षण अधिक रहेगा उतना जो द्रव का फ्लो है वो क्या होगा, कम होगा। और श्यान बल F बराबर क्या होता है, 6π/NRV। क्लियर होता है। एक होता है सीमांत वेग, हम आपको बताते हैं सीमांत वेग है क्या। तो जब भी कोई भी वस्तु क्या होती है, स्वतंत्रतापूर्वक जल में गिरती है, स्वतंत्रतापूर्वक क्या होती है कि जल में गिरती है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, ग्रेविटी के अपेक्षा लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन श्यान बल के कारण कुछ ही दूर चलने के बाद इसका जो वेग है क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट होने का एक ही रीज़न होता है, श्यान बल। कांस्टेंट होने का एक ही रीज़न होता है, उसे क्या बोलते हैं, श्यान बल। और इसीलिए इस वेग को क्या बोलते हैं, सीमांत वेग।
तो ऐसा वेग यानी कि वह वेग जो स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही पिंड की जल में वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सीमांत वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ आप बोलते हैं तो ये मोस्टली ऐसे जाता है, सघन विरल के रूप में, इस प्रकार की आवाज़ें जाती है। तो इस प्रकार की जो जो संरचना आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य में क्या होते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वे और उनका जो चलने की दिशा होती है एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कितनी होती है, समकोण पर होती है। जैसे आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो वेग क्या होगा, इधर चलेगा, लेकिन इनकी पार्टिकल क्या होंगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इनका जो डिग्री होगा, इनका जो कोण होगा कितना होगा, 90 डिग्री होता है। तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, ये आपकी है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। क्लियर। और जल में अगर आप पत्थर मारते हैं तो ये जो लहरें देखते हैं ये कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। आप देखिए मोस्टली इसमें क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगी जो हो जाएगी, रेडियो तरंगी, ये सभी क्या है आपकी अनुप्रस्थ तरंगी। अनुप्रस्थ। जितना भी कम्युनिकेशन से संबंधित पार्ट है क्या होंगी आपकी अनुप्रस्थ तरंगी। अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य भी कभी कभी होते हैं, अनुदैर्ध्य दोनों भी पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों। ध्वनि तरंगों की बात करें तो एक क्या होंगी, श्रव्य तरंगी। श्रव्य एक होगी अपश्रव्य, सॉरी एक अपश्रव्य हो जाएगी, एक श्रव्य हो जाएगी, एक हो जाएगी प्रश्रव्य। तो अपश्रव्य की आप बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज से नीचे जो तरंगे होती हैं, और अगर श्रव्य की आप बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जिसकी आवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, अपश्रव्य। तो अगर आप बात करें प्राश्रव्य तो इसे मोस्टली जो चमगादड़ हैं, कुत्ते हैं, जो जानवर जो आवाज़ निकालते हैं कौन सी तरह की होती है, ये जानवर जो आसानी से सुन सकते हैं कौन सी तरह की होती है, प्राश्रव्य तरंगी। इसकी जो आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। यानी कि जितनी भी रेडियो तरंगें आएंगी या पराबैंगनी किरणें आएंगी, ये सभी ब्रॉडकास्टिंग जो होगी, कम्युनिकेशन जो होगा किसके अंतर्गत होगा, प्राश्रव्य तरंगों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करता है। ऑप्शन ए है आपका अवरक्त तरंगी, ऑप्शन बी आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगी, ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगी, ऑप्शन डी रेडियो तरंगी। तो रेडियो तरंगी नहीं हो सकता, अगर रेडियो तरंगी जानवर रिलीज करने लगेगा तो पहली चीज़ तो बचेगा नहीं, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि उसे मानव के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और कम्युनिकेशन कराया जाएगा, हमें नेटवर्क की क्या आवश्यकता पड़ेगी बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगी। जो चमगादड़ रिलीज करते हैं यानी कि जो जानवर रिलीज करते हैं मोस्टली कौन सी तरंगी रिलीज करेंगे, पराश्रव्य तरंगी। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की तरंगी होगी। तो जब ये चमगादड़ सामने उड़ता है और कोई अवरोध आता है तो उससे क्या करता है, 4-5 सेकंड पहले यानी कि 10 सेकंड पहले ही भाप लेता है। कोई भी अवरोध जैसे यहाँ पे आ रहा है, चमगादड़ रात में देख नहीं सकता तो इसे पहले भाप लेगा, इसलिए ये इधर से उड़ जाएगा। तो कौन सी तरंग छोड़ते हुए चलता है, ये होती है आपकी पराश्रव्य तरंगी, जो कि कितनी होगी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी पराश्रव्य तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो उनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 10 किलो हर्ट्ज की अगर आप बात करेंगे तो किसके अंतर्गत ये आ जाएगा, श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे। 1 किलो हर्ट्ज की अगर आप बात करेंगे तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, श्रव्य तरंगे। तो आप श्रव्य की बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो तरंगे हैं कौन सी हो जाएंगी, अपश्रव्य तरंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी इस्पात। जैसे जैसे कोई भी ठोस अगर बढ़ता जाएगा, ठोस मिलेगा, जितना ज़्यादा ठोस होगा उसमें ध्वनि तरंगों की चाल उतनी ही अधिक होगी। इस्पात की अगर हम बात करें तो लमसम 5432 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होगी। इतनी ज़्यादा हाईली इसमें चाल मतलब जनरेट हो जाती है। तो अगर इसमें वायु और निर्वात की बात करता तो सबसे ज़्यादा चाल किसमें होती, निर्वात में होती, क्योंकि इसमें अवरोध नहीं होता।
तो इस्पात में क्या है, बहुत तेज़ी से, जैसे आपकी रेल की पटरियाँ हैं, इस्पात है, इसमें बहुत 5000 मीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड हो जाती है, किसकी, ध्वनि की। और ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है, किसमें, एयर में। तो एयर का अपूर्णांक कितना हो जाएगा, 1। इसीलिए इसकी स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है। तो अगर आप मैक की बात करेंगे, मैक मैक का मतलब क्या है कि वायुयान की चाल बटे वायु की चाल, वायु की चाल। तो मैक का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक होगा। मोस्ट जैसे अगर आप 1 से अधिक जो मान है उसी लिए हम मैक को कैलकुलेट करते हैं। अगर 1 से कम मान है तो सीधी सीधी वो क्या हो जाएगा, वायु के बराबर हो जाएगी। तो वायुयान की चाल लमसम क्या होती है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। तो ये मैक का जो मान होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायुयान की चाल। वायुयान की चाल कितनी है, इसे हमें निकालना है। वायु की चाल कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड मैक। तो मैक बराबर कितना दिया गया है, 2। वायुयान की चाल हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और वायु की चाल कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 664 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो टोटल 10 क्वेश्चन रखे गए थे। मोस्टली आपको ये जो है टॉपिक के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनाने का हमारा प्रयास रहता है, जिससे पूरी तरह आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर हम संपूर्ण चैप्टर से उठाएंगे तो इसमें क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम चैप्टर ये क्या करते हैं, टॉपिक वाइज अगर इसको लेते हुए चलते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है आपका, और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व भी हो जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।